हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो है रियांस प्रकाशन के द्वारा जो किताब पब्लिश किया गया है बिहार पुलिस चालक दल के लिए, जहां पर वो एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है वो एक अप टू द मार्क है। और वो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यही इसी दायरे से आने वाले हैं। तो उस प्रैक्टिस सेट का जो रियांस प्रकाशन के द्वारा जो पब्लिश किया गया है, वो जो सीरीज, उस सीरीज का हम लोग आपके साथ डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, ताकि कल के दिन अगर एग्जाम हॉल में अगर आपके सामने में कोई भी एक नया क्वेश्चन आए, वो इसी दायरे में रहेगा, इस डिस्कशन का पार्ट ही रहेगा। चाहे वो क्वेश्चन किसी भी रूप में हो, उसका फॉर्मेट कोई भी हो, लेकिन वह क्वेश्चन इसी रूप से आएगा। अगर आप लोगों को बिहार सिपाही में अगर आप लोगों को अपना सिलेक्शन चाहिए, तो इस डिस्कशन का आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि यह डिस्कशन सिर्फ डिस्कशन नहीं, बल्कि आपके पूरे के पूरे थ्योरी का कॉन्सेप्ट का यहाँ पर एक रिवीजन है, वो भी शॉर्ट टर्म में। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हम अपने उस डिस्कशन को, जहां से आप अपने सीरीज को, जहां से आप अपने सिलेक्शन को लेके सुनिश्चित होंगे। चलिए शुरू किया जाए आज के इस डिस्कशन का। आपके सामने यह आज जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं, यह आपका सेट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सेट 1 का क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने रहा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये बहुत ही क्या है, प्यारा क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों के सामने आया ही होगा। और इस क्वेश्चन के जरिए आपको यह बताने की कोशिश की गई है कि भारत में जो प्राचीन इतिहास जो रहा है भारत का, उसमें भी हमारे साथ क्या थे, हमारे समय में गौरवशाली उसका समृद्ध इतिहास रहा है, जहां पे हम गर्व कर सकते हैं। वो ब्रिटिश आने के बाद जो ब्रिटिश की जो मानसिकता थी कि यहाँ पर असभ्य रहते हैं, भारत में जो है वो असभ्य हैं, इनको सभ्य बनाने की नैतिक जिम्मेदारी ब्रिटिश पर है, पश्चिम के लोगों पर है, वह इसको काट करता है। और अगर इसका सही उत्तर देखा जाए तो इसका शासन क्या हो जाएगा, गुप्त काल। क्योंकि इस शासन काल में ही अगर आप साहित्य के क्षेत्र में देखें, चाहे आप मंदिर निर्माण के क्षेत्र में देखें, वास्तुकला के क्षेत्र में देखें, चाहे शासन पद्धति के क्षेत्र में देखें, चाहे जहां भी देखें, यहाँ पर आपको एक से एक उदाहरण देखने को मिलता है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहीं गुप्त काल में ही एक समुद्रगुप्त हुए थे, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट, जो आपके आप वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने जिनका नाम सुना होगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि जैसे नेपोलियन ने एक भी अपनी लड़ाई जीवन में नहीं हारी थी, लेकिन एक युद्ध में वो अपने निर्णायक युद्ध में वो हार गया था। लेकिन समुद्रगुप्त अपने जीवन में किसी भी युद्ध में वो हारते नहीं हैं। सेकंड क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? यह जो क्वेश्चन है आपका, ये गुरुओं के गुरु परंपरा के ऊपर है, जो सिख के जितने भी धर्म गुरु हुए। और अगर हम बात करें इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो गुरु नानक देव के द्वारा शुरुआत की गई थी। और गुरु नानक देव के द्वारा और क्या किया गया था, तो सबसे पहले जो आजकल जो हम लोग देखते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं, जो लंगर व्यवस्था है, जो वहां पर सामुदायिक किचन का जो व्यवस्था है, सामुदायिक रसोई घर, लंगर की व्यवस्था, यह आपके गुरु नानक देव के द्वारा ही दी गई थी। तो प्रथम गुरु कौन हो जाते हैं, गुरु नानक देव। अगर यहीं पर हम बात करें पांचवें गुरु, तो पांचवा गुरु कौन होते हैं, तो गुरु अर्जुन देव होते हैं। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, तो यह पहली ऐसे थे जिन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है सिखों का, उसका एक जो ऑफिशियल वर्जन है, यह पहली बार इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये कौन थे, पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। अगर इसके बाद हम बात करें सातवें गुरु की, तो सातवें गुरु कौन थे, गुरु हर राय। और ये पीस के ऊपर में, शांति के ऊपर में इनकी चर्चा करते हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा बच गया, दसवें गुरु। दसवें गुरु कौन थे, हमारे गुरु गोविंद सिंह। और ये जो पटना सिटी में जो आपका गुरुद्वारा है, ये उन्हीं को समर्पित है। और उनका जन्म पटना में ही हुआ था, 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को। और इनके द्वारा जो व्यवस्था शुरू की गई थी, खालसा पंथ की व्यवस्था शुरू की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? यह भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, और एग्जाम में आपके किसी न किसी रूप में यह आता ही रहता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि यह क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस क्वेश्चन से अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो और क्या बन सकते हैं। जैसे कि यह किसके शासनकाल में चला था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। यह कहां से कहां चला था, तो बोरी बंदर से थाने,
बोरी बंदर मतलब बंबई से लेकर थाने के बीच में। इसकी दूरी कितनी थी? तो यह 34 किलोमीटर की दूरी थी। और यह कितने सवारी को लेकर चला था? तो यह 400 सवारियों को लेकर चला था। तो यह सब आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होने चाहिए। इसके अतिरिक्त एक जो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर जो यह रेलगाड़ी जो चलाई गई थी, इसमें कौन कौन से इंजन इस्तेमाल किए गए थे, उस इंजन का क्या नाम था, कितने इंजन थे? तो इसमें 3 इंजन का इस्तेमाल किया गया था और एक इंजन का नाम था साहिब, एक इंजन का नाम था सुल्तान और एक इंजन का नाम था सिंध। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साहिब, सिंध, सुल्तान कौन से इंजन थे, कहां थे, कब शुरू की गई और यह कब चला था? तो 1853 में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई? तो अगर यह भी क्वेश्चन देखें तो यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और अभी हाल में बिहार सरकार के द्वारा 125 यूनिट जो बिजली फ्री दी गई है, हो सकता है कि इस सब टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने में एग्जाम हॉल में आ जाए कि कहां पर कब शुरुआत की गई थी, क्या की गई थी। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत में विद्युत आपूर्ति, अगर हमें नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर आपने आधुनिक इतिहास को पढ़ा होगा तो ब्रिटिश जब इंडिया आए थे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की थी? प्रयोगशाला कहने का मतलब है कि ब्रिटिश अपनी जो भी, चाहे वो प्रशासनिक रूप से, चाहे वो आपके सामाजिक रूप से, या जो कुछ भी रिफॉर्म कर रहे थे वो कहाँ कर रहे थे? तो बंगाल में। तो बंगाल का आंसर देखते के साथ ही आपका क्या ध्यान आना चाहिए? कलकत्ता। कोलकाता में यह इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो यह 24 जुलाई 1879 ईस्वी को शुरू किया गया था। क्लियर? लेकिन सॉरी, कलकत्ता में इसका पहला बार प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी जो शुरुआत की गई थी यह दार्जिलिंग में की गई थी। और यह कब किया गया था? तो यह आपके 1897 ईस्वी में किया गया था। और यहां पर जो है 130 किलोवाट बिजली उत्पादन का यूनिट स्थापित किया गया था। लेकिन अगर आपसे पहली बार पूछा जाए कि भारत में बिजली का प्रदर्शन कहां किया गया था, तो वो किया गया था कलकत्ता में। लेकिन विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई? तो यह दार्जिलिंग में। इस चीज को ध्यान रखना है। और अगर यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पहला थर्मल पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया भारत में? तो वो भी कलकत्ता में किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? अगर भारतीय इतिहास में देखेंगे, स्वतंत्रता इतिहास में, तो वहां पर जो है आपके समय समय पर एक से एक आंदोलन होते रहे थे। लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में देखेंगे तो जब गांधी जी का आगमन होता है भारतीय राष्ट्रीय पर स्वतंत्रता आंदोलन के परिदृश्य में, तब वहां पर एक नई क्रांति की शुरुआत होती है, एक नए उत्साह के साथ शुरुआत होती है। और गांधी जी जो है वो समय समय पर अपनी क्रांति की स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। तो उन्होंने चंपारण से जो वो शुरुआत करते हैं 1917 से, वो असहयोग आंदोलन आपका कब आता है? असहयोग आंदोलन आपके 1920-22 में होते हैं। 1920 से शुरू होता है और ये 1922 तक चलता है। किस घटना के कारण इसे बंद कर दिया गया जाता है? तो ये 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा स्टेशन पर क्या किया जाता है? वहां पे कुछ जो आपके हमारे जो आंदोलनकारी थे उनके द्वारा थाने में आग लगा दी जाती है। इस घटना को देखते हुए गांधी जी क्या करते हैं? इस आंदोलन को वो स्थगित करते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना है कि उनका अहिंसा पर विश्वास रहता था, इसीलिए वो कुछ भी करते थे लेकिन अहिंसा से वो अडिग, अहिंसा से वो हिलते नहीं थे। हिंसा उन्हें पसंद नहीं थी। तो इस वजह से इस आंदोलन को वह बंद कर देते हैं। दांडी यात्रा कहां पर है? आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जहां पे आपके साल्ट सत्याग्रह के नाम से ये फेमस है, जो आपके 1930 में होता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 का, जो बिहार में होता है। बिहार में चंपारण तीन कठिया पद्धति के अगेंस्ट में। और चंपारण आने का जो आपका निवेदन था, जो ये कौन करते हैं? तो राजेंद्र कुमार शुक्ल करते हैं। बिहार जब ये गांधी जी से मिलते हैं कहाँ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, वहां पर ये जाते हैं और गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप बिहार आइए और नीले किसानों की स्थिति पर कुछ उपाय निकालिए। नेपाल का पहला संविधान कब बना? नेपाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग जो भी कमीशन की तैयारी करते हैं, तो जो इस बार बीपीएससी का मेंस भी देंगे, तो वहां पर भी यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर नेपाल का संविधान के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि नेपाल में देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से अस्थिर सरकार हो चुकी है। वहां पर जो जनता है, वहां की सरकार के साथ उनका लगातार विद्रोह हो रहा है। वहां पे लगातार संविधान बदलते जा रहे हैं।
अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि संविधान पहली बार कब बना था नेपाल का, तो यह बना था आपका 1948 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या है? अगर आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे खास करके जो सीबीएसई मीडियम वाले, वो उनको ये भी नहीं पता होगा कि भारत का अपना एक राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, जो जिसे हम लोग चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन के नाम से जानते हैं, वहां पर जो 12 महीने होते हैं। लेकिन यहाँ पर लेकिन जो है मैक्सिमम स्टूडेंट को अब जनवरी फरवरी ही ये याद रहता है। तो यह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग मैक्सिमम जो हिंदी भाषी होंगे, जो इनका बोर्ड हिंदी मीडियम रहा होगा, वो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा इस सवाल का आंसर करना। तो राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो चैत्र शुरू होता है। क्लियर। होली किस मंथ में आती है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है कि होली हिंदी महीने के हिंदी राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार किस मंथ में आता है, किस माह में आता है? विश्व प्रसिद्ध गया शहर में पिंडदान किस नदी के किनारे किया जाता है? मेहर, फल्गु, सोन, गंडक। तो यह क्वेश्चन बहुत ही मतलब जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन होगा, और इस एग्जाम में मैक्सिमम लोग बिहार के ही स्टूडेंट होंगे जो इस एग्जाम के लिए अप्लाई किए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर भी आएंगे तो इस हलवा क्वेश्चन में आप लोगों को गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग गलती करते हैं तो जो टफ क्वेश्चन होता है जहां पे सभी के गलती करने की संभावना होती है, तो बाजी यहीं से निकल के चला जाता है अगर आप हल्के क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। तो यह गया में फल्गु नदी के किनारे ही क्या होता है? आपका पिंडदान होता है। और यहीं पर क्या है? आपके फल्गु नदी के किनारे ही विष्णुपद मंदिर भी है जो बहुत ही फेमस है। यहीं पर आपका क्या है? सीता जी का भी मंदिर है। आपके फल्गु नदी के इस ओर विष्णुपद मंदिर है और दूसरे किनारे में आपका सीता जी का मंदिर है। और यहीं पर आपके गया में ही इसी फल्गु नदी पर ही क्या बनाया गया है? रबर डैम बनाया गया है बिहार में पहली बार। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? अगर शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करें तो यह राइट टू एजुकेशन कब भारत में लागू हुआ? 2005, 9, 4, 1990। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बताइए? तो इसका आंसर आ जाएगा 2009, राइट टू एजुकेशन। और ये राइट टू एजुकेशन जो है अब ये हमारे मौलिक अधिकार का पार्ट बन गया है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का यह पार्ट बन चुका है। रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आपके लिए यह द्रौपदी मुर्मू जो अभी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनका भी आपको क्रम याद रखना है। ये दूसरी महिला हैं जो भारत की राष्ट्रपति बनी है, और प्रथम आपके क्या है? पीछे आपके SC ST कम्युनिटी से आने वाली ये पहली महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। और ये दूसरी महिला है, पहली महिला कौन बनी है? तो प्रतिभा देवी पाटिल बनी है। तो रामनाथ कोविंद कितने नंबर के बने थे? तो यह आपके 14वें नंबर के बने हैं। 15वें नंबर के कौन है? तो आपका अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो 15वें नंबर की हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में क्या है? संवैधानिक प्रावधान, और सूची 2 क्या है? स्रोत। अब यहां पर देखें, मौलिक अधिकार, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये भारत के संविधान के बारे में क्या कहा जाता है? इसके बारे में क्रिटिसिज्म किया जाता है, इस पर क्या टिप्पणी की जाती है? भारत का संविधान अपना संविधान नहीं है, बल्कि यह दूसरे देशों से क्या किया गया है? बोरो किया गया है, उधार लिया गया है, वहां के कॉपी की गई है। अरे कहीं पर भी कोई चीज अगर अच्छी चीज होती है तो उसे लेना, कॉपी करना नहीं होता है, बल्कि अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। तो भारतीय संविधान के बारे में देखेंगे तो यह टिप्पणी आती रहती है। तो अब यहाँ पर जो भारतीय संविधान में जो आपके डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं, जो डिफरेंट उसमें पार्ट्स हैं, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार कहाँ से है? तो अमेरिका के अधिकार पत्र, विल ऑफ राइट्स, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, विल ऑफ राइट्स, वहां से है। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात करें, DPSP की, तो यह कहां से है? यह आयरिश संविधान से है। अगर हम संसदीय सरकार की बात करें तो संसदीय सरकार कहां से है? तो यह ब्रिटिश संविधान का है। और केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो यह
कनाडा का है। अब अगर यहाँ पर ऑप्शंस में जाएं तो ए का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगर आपको सिर्फ एक सी का पता होता, सी का केंद्रीय सरकार कहां से, संसदीय सरकार कहां से है, ब्रिटिश संविधान से, तो ऑप्शन सी आप आराम से टिक करके आ जाएंगे। तो यहां पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन में आपको यह देखना कि कौन ऐसा एक पॉइंट हम पकड़े जो कि किसी और में नहीं मिलता है, तो ये सब स्ट्रेटजी अपनानी होगी। अब जैसे अगर हम यहाँ पर ए की 4 की बात करें तो ये चारों ऑप्शन में है, तो हमें वैसे ऑप्शंस को खोजना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जहां पर वो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में हो और वो आपको आता हो, बाकी ऑप्शन पर फिर ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। अगर अब इसकी बात करें तो अंतरराज्यीय परिषद जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में वर्णित है और इसकी गठन कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। ये यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा आप लोग, आर्टिकल 263 में अंतरराज्यीय परिषद का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है। तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाते हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही मतलब क्या है, प्यारा क्वेश्चन है और जनरली आप लोगों के एग्जाम हॉल में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो गवर्नर को शपथ न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसे ही क्या कहा जाता है, भारत का संविधान निर्माता, भारत के संविधान का जनक इन्हें ही कहा जाता है। और यह जब संविधान बना रहे थे तो ये संविधान समिति के क्या थे, अध्यक्ष भी थे, जहां पर प्रारूप को जो तैयार किया जा रहा था। और जब संविधान सभा जब डिस्कशन के लिए बैठती थी तो वहां पर जो अध्यक्ष बनते थे तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर यह जब डिस्कशन हो रहा है कि संविधान किस अनुच्छेद को उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो ये भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 32 है, उसे ही इन्होंने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 और उसमें क्या है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस आर्टिकल को ही उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों, क्योंकि अगर आपका कोई भी राइट्स, कोई भी अधिकार हनन होता है तो उस अधिकार के हनन की रक्षा के लिए आप कहां जा सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और उस न्यायालय के दरवाजा को खटखटाने में आपको किस आर्टिकल से हेल्प मिलता है, तो आर्टिकल 32 से। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। विश्व का शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं, तो ये बचपन से पढ़ते आए होंगे, चीनी का कटोरा कौन है, क्यूबा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका शुगर का प्रोडक्शन, गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, चीनी, विश्व का चीनी का कटोरा, विश्व का शक्कर का कटोरा। 7 टिलों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है, कौन से शहर। देखें एग्जाम में आपके जो है कुछ इस सब टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, जैसे भारत में पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बिहार में आपका जो है बिहार सॉरी भारत में आपके जो है टेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। क्लियर, ये सब क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। फूलों का घाटी का शहर किसे कहा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन पर आपकी नजर होनी चाहिए। ऐसे जो आपके पिक पॉइंट वाले हैं, जो फैक्ट वाले हैं, वहां पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब यहाँ पर है कि 7 टीलों का शहर किसे कहा जाता है। 7 टीलों का शहर आप बताएं किसे कहा जाता है, तो 7 टीलों का शहर रोम को कहा जाता है। रोम किस देश में है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा, और यह कहाँ अवस्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों को देश और उसकी राजधानी, देश और उसकी मुद्रा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों के पास ये भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं तो कम से कम जो आपके मतलब एशियन कंट्री हैं, खास करके जो आपके इधर फिलीपींस, बैंकॉक, थाईलैंड, इधर म्यांमार या फिर जो भी इंडोनेशिया, इधर वाली जो कंट्री है, प्लस आपके जो आपके बाल्टिक नेशन वाले जो हैं, यूरोप के कुछ कंट्री हैं, छोटे छोटे देश जो आपके आइलैंड कंट्री हैं, ऐसे देशों का आपका राजधानी और मुद्रा आपको याद होना चाहिए। और कुछ आपके मिडिल ईस्ट के कंट्री, चाहे वो आपके ओमान हो गए, चाहे आपका कतर हो गया, चाहे आपका यूएई हो गया, चाहे आपका इजराइल हो गया, जो भी है, तो ऐसे कुछ जगहों के, कुछ देश का आपका कंट्री, आपका उसका कैपिटल और आपको उसकी मुद्रा ये याद होनी चाहिए, क्योंकि लगातार क्वेश्चन आते ही हैं। यहाँ पर है कि किसमें देश और एवं राजधानी का मिलान सही है, और ये सब क्वेश्चन जो है अगर आपको याद है, आपको पता है, तो आप मार के आएंगे, बाजी बनेंगे, सिकंदर बनेंगे, नहीं तो आप घर के अंदर रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पे बाजी करने के लिए आपको लगातार इसको याद करना होगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसका कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं है। आपको बार बार उसे देखना पड़ेगा, देश, कैपिटल और उसकी मुद्रा। क्लियर? तो यहाँ पर इसका कौन सा सही है? ट्यूनिसिया का क्या होता है? ट्यूनिसिया क्या ट्यूनिस होता है, ट्यूनिस उसकी राजधानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वाजीलैंड की, तो स्वाजीलैंड में आपके दो राजधानी होती है, एक उसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल होती है और एक उसका लेजिस्लेटिव कैपिटल होता है। तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है इसका मबाने है, इसकी दो राजधानी है, मबाने है और लबाम्बा है, यह दो इसकी राजधानी है। और अगर आपकी बात करें तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो यह जाम्बिया लुकास, यह सही है। जादूगोरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अब यह क्वेश्चन जो है आपके भारत में जितने भी खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से माइन से हैं, उससे संबंधित है। और कुछ ऐसे खनिज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, कॉपर, गोल्ड, ये सब कहाँ है? तो ये कुछ के कुछ आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तांबा है, गोल्ड है, बिहार में गोल्ड कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ पर इसके मिलने की संभावना है, प्रसिद्ध गोल्ड माइन कहाँ पे है, तो ये सब आप लोगों को पता होगा। केजीएफ मूवी देख के कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ, वहां से आप लोगों को याद होगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये पूछ रहा है जादूगोरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है? तो झारखंड में है। क्लियर? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? अगर यहाँ पर हम बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, यह कहाँ से कब है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी 1999 में, तब उस समय यह परियोजना शुरू की गई थी। और इस परियोजना को शुरू करने का पर्पस था कि भारत के जितने भी बड़े मेट्रो सिटीज हैं उनकी रोड कनेक्टिविटी बने। मतलब जितने भी रोड कनेक्टिविटी हो सकते हैं, मतलब जो भी आपके भारत के जो मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, ये इन तमाम जगहों को क्या किया जाए, इनको रोड से कनेक्टिव किया जाए, नेशनल हाईवे बनाया जाए। तो यह किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? पीरपंजाल, काराकोरम, पीरपंजाल, बृहत हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, सुलेमान और किरथार श्रेणी। तो यह आपका क्या है? हिमालय के विस्तार को लेकर है कि हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं, हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी है। तो बृहत हिमालय है, मध्य हिमालय है और लघु हिमालय, जिसे ही शिवालिक श्रेणी कहते हैं। और आपसे यह पूछा जा रहा है कि कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो कश्मीर घाटी कहाँ पर है? तो यह बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कहाँ पे? पीरपंजाल और बृहत हिमालय के बीच में अवस्थित होगी। इसी के अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हिमालय का पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ हम बढ़ते हैं, वहां पर अगर हम विस्तार देखते हैं, तो यहाँ पर भी हिमालय कहाँ पर किस रूप में जाना जाता है? तो ये 5 भाग में डिवाइड होता है। पंजाब हिमालय, यह आपके सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का होता है। इसके अलावा आपका कुमाऊं हिमालय, यह आपके सतलुज नदी और काली नदी के बीच का होता है। इसके बाद आपका नेपाल हिमालय, यह आपका काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का होता है। असम हिमालय, यह तीस्ता नदी के एरिया वाला पार्ट होता है। उसके बाद ईस्टर्न हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, यह आपका जो आपका हिमालय का जो ईस्टर्न बाउंड्री है, पूरा गारो खासी जंतिया वाला जो एरिया जो कवर होता है, वो यहाँ पर है। तो इस प्रकार आपको पश्चिम से पूरब किस प्रकार हिमालय का रेंज बढ़ रहा है, यह भी पता होना चाहिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। अब यह जो क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन आता है
तो जो आपके जनांकीय पर क्वेश्चन जो है, जो आपके सेंसस पे आता है, जनसंख्या विवरण पर, वहां पर से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे डाटा ना पूछ करके वह डिफिनेशन पूछ रहा है किस चीज का, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का, जनसंख्या घनत्व का। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व। अगर हम भारत में बात करें अगर राज्यों की, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का। प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे 1106 पर्सन रहते हैं। और अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो यह आपका कहाँ पर हो जाता है, दिल्ली, क्योंकि वहां पर क्या है, और ज्यादा जनसंख्या घनत्व हो जाती है। यहीं पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा और आप लोग इस चीज को खोजेंगे, इस पर काम करेंगे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में किस राज्य में है। क्लियर, एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यह क्या हो जाएगा आपका घनत्व। जन्म दर क्या होता है, तो किसी दिए गए साल में एक निश्चित समय में जन्म लेने वाले जितने भी हैं प्रति हजार में, उसे ही क्या कहा जाएगा। अगर हम अगर बच्चे की बात करेंगे तो वो शिशु जन्म दर हो जाएगा, और ओवरऑल की बात करेंगे तो वो जन्म दर हो जाएगा। और उसी प्रकार मृत्यु दर क्या हो जाता है, प्रति हजार में मरने वालों की संख्या। अगर बच्चों की बात होगी तो बाल मृत्यु दर, आपका क्या हो जाएगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। और अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो वो सीधे मृत्यु दर की बात हो जाती है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना अगर याद करें तो सरदार पटेल के नाम पर है सरदार सरोवर योजना। और जैसे ही हम इस चीज को पकड़ेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। और ये कहाँ पे हो जाएगा, तो यह आपका नर्मदा नदी पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ जो महापुरुष हैं, और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे बना है, इन्हीं सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका, सरदार सरोवर डैम, उसी के पास में ही यहाँ पर यह आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपके गुजरात में बनाया गया है। क्लियर। अतुल्य भारत का संबंध किससे है। अतुल्य भारत का संबंध रक्षा से, पर्यटन से, स्वास्थ्य से, वित्त से। अब खुद सोचें, भारत को अतुल्य बनाना है तो अतुल्य बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें घूमना होगा। और घूमने के लिए क्या चाहिए, पर्यटन। तो अतुल्य भारत किससे है, जिससे हम भारत की किसी से तुलना ही नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भारत में आपको इतनी सारी विश्व की हर एक चीज जहां पर आपको चाहिए वो भारत में अवेलेबल है। अगर आपको बर्फीली जगह का आनंद चाहिए तो जम्मू कश्मीर है। अगर आपको थाईलैंड और इनका समुद्र डाइविंग का चाहिए तो आप अंडमान निकोबार जा सकते हैं। तो ये भारत में हर एक चीज की फैसिलिटी है, जहां पर आपको विश्व में जो भी चीज मिलता है। इसीलिए भारत को क्या, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भारत सरकार उसको अब क्या प्रमोट कर रही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, यह किससे संबंधित है। अगर आप ध्यान देखें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो यह क्वेश्चन जो है ग्रामीण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शहरी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किया गया है ऑप्शंस के जरिए। किस पर, क्योंकि यह तो शिक्षा से ही रिलेटेड है, लेकिन इस शिक्षा में किस पर फोकस किया गया है, हमें उस योजना के उस टारगेटेड ग्रुप पर भी ध्यान रखना होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हाई लेवल स्टैंडर्ड का है, तो यहाँ पर आपको अपनी तैयारी भी उसी रूप से करनी होगी। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA कब लागू किया गया था, तो यह आपको पता होना चाहिए। यह कब शुरू किया गया था, तो यह आपके 2013 में शुरू हुआ था। और यह 13 में शुरू कब से किया गया था, तो यह एक्ट 12 सितंबर 2013 को लागू हो गया था। क्लियर, क्योंकि राष्ट्रपति का उस पर साइन होता है और उसके बाद फिर यह लागू हो जाता है। तो 12 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया था। छिपी हुई बेरोजगारी से क्या मतलब है, बेरोजगार व्यक्ति से। अगर बेरोजगार व्यक्ति होगा तो वो छिपा हुआ थोड़ी होगा। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो वो आप छिपे हुए नहीं हैं, आप तो सामने में हैं। तो यह तो ऑप्शन नहीं होगा। गृहिणियों में बेरोजगारी से, अब हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारी नहीं, विश्व की अर्थव्यवस्था में जो भी हाउस वाइफ होती हैं, जो भी हमारी घर की माताएं एवं बहनें होती हैं, जो घरेलू कार्य करती हैं, उनको इकोनॉमी का पार्ट ही नहीं माना जाता है, उनको वर्क फोर्स के रूप में देखा ही नहीं जाता है। तो जब उनको देखा ही नहीं जाता है तो फिर उनसे यह तात्पर्य ही नहीं है कि यह गृहिणियों से संबंधित है, गृहिणियों में बेरोजगारी, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है।
60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगा रहना। अब ये ऑप्शन सी और डी में आप फंस सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, अगर आप ये देखेंगे 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, अगर 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति बेरोजगार होंगे तो फिर रिटायरमेंट एज कितना है? अगर इस चीज को ध्यान रखेंगे तो 60 साल से ऊपर वाले को ऐसे भी क्या कहा जाता है कि आपको रोजगार नहीं करना है, आप रोजगार के पार्ट में नहीं बन सकते, आपको रोजगार से मतलब वो सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर 60 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को भी अगर रोजगार चाहिए होता तो सरकार जो है रिटायरमेंट का एज 60 साल या 62 साल नहीं करेगी, फिर उसे वो बढ़ाया जाएगा। और आने वाले समय में जो है अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा बढ़ती है तो इस पर भी आगे मांग उठ सकती है। तो यहाँ पर इस हिसाब से भी अगर सोचेंगे तो ऑप्शन सी नहीं होगा। यानी क्या मिला? छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ? अब जैसे आप इस चीज को समझे, घर में आपके घर में 2 आदमी हैं या 3 आदमी हैं और 15 रोटी बनाना है, तो 15 रोटी बनाने के लिए आप 2 स्टाफ को रख लेंगे, तो ये क्या मतलब है? एक नहीं भी रखते तो भी काम होता। यानी अगर कोई ऐसा काम जिसको 1 आदमी या 2 आदमी भी कर सकते हैं, लेकिन रोजगार नहीं है और आदमी हमारे पास अवेलेबल है, तो चलो भाई तुम भी लग जाओ, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तो सब मिलके वो काम कर रहे हैं। तो यही क्या हो गया? छिपी हुई बेरोजगारी। काम करते हुए तो दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम करने का कोई पर्पस ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। उस काम को 1 आदमी भी कर सकता है। तो यही क्या होगा? किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं उसमें अधिक व्यक्ति काम में लगे हुए हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। अब देखें क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का, भले ही ये बिहार सिपाही के लेवल का है, सेट किया गया है, प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, क्योंकि अभी देखेंगे एग्जाम का ट्रेंड जो है वो लगातार बदल रहा है। चाहे वो कोई भी आप एग्जाम उठाएं, तो जो एग्जाम है उसके क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा ऊपर होके आ रहा है। तो आपको अपनी तैयारी में भी वैसे चीजों को इंक्लूड करना होगा। नहीं तो एग्जाम हॉल में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेरिमेंटल के रूप में और वहां पर आप कहेंगे कि अरे ये तो हम पढ़वे नहीं किए, ये तो हमको कहीं कोई मिला ही नहीं, तो ये सब लग सकता है। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे इस बिहार सिपाही के लिए ये सब क्वेश्चन कहाँ से जरूरत है, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या आएगा कोई नहीं जानता है। अगर हमें ये पता चल जाए कौन सा 100 क्वेश्चन आने जा रहा है, तब तो उसके लिए फिर ना उस चीज में हम लोग पढ़ते हैं, ना उस चीज के लिए आप लोगों को भी सजेस्ट करेंगे पढ़ने के लिए। क्लियर? क्योंकि आपकी मेहनत से जो आप पाएंगे उसका जो आपको खुशी मिलेगा, वहां पर आप कोई दूसरा चीज उसके लिए पड़तर नहीं कर सकता है। तो अपनी तैयारी को इस रूप में इंक्लूड करें, ऐसे चीजों को भी, ऐसे कॉन्सेप्ट को भी, ऐसे टॉपिक को भी जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अभी देखें तो भारत की इकोनॉमी क्या है? वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, 7वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था है। ये लगातार आप लोगों को न्यूज़पेपर में मिलता होगा, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं हम। विश्व में क्या है? सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेंगे। तो ये इकोनॉमिक पावर हम बनेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए भी एग्जाम में आ सकता है कि किस प्रकार क्या है। तो यहीं पर क्या है आपका? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट करने का, निवेश करने का विदेश से 2 तरीका होता है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इस इन सब तरीके से अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में होने वाले कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम शामिल करते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इसका आंसर क्या होगा? चालू खाते की जमा मदों में, चालू खाते की नाम मदों में, पूंजी खाते की जमा मदों में, पूंजी खाते की नाम मदों में। तो यह जो है इसका आंसर आपके लिए है ऑप्शन सी, पूंजी खाता। कैपिटल अकाउंट जो होते हैं उसमें जो भी आता है उस चीज को इंक्लूड किया जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल अकाउंट में। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई है? तो विद्युत प्रतिरोध क्या हो गया हमारा? रेसिस्टेंस आर। और इस रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? अगर हम बात करें जूल, जूल किस चीज का है? यह ऊर्जा का है। ऊर्जा कार्य या एनर्जी वर्क, इस 1 जूल, 5 जूल, 10 जूल एनर्जी की हम बात करते हैं तो यह एनर्जी के लिए हो गया। अगर हम एम्पियर की बात करें तो यह विद्युत करंट, विद्युत करंट करंट का हो गया। अगर हम वोल्ट की बात करें तो ये क्या होता है आपके? विभवांतर का, उसका ये मात्रक होता है। तो बच क्या गया हमारा? ओम। रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम।
इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मीटर, केल्विन, किलोग्राम, क्यूबिक मीटर। मौलिक इकाई का मतलब क्या होता है? मौलिक इकाई का मतलब जिसको हम किसी और तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को फिजिक्स का ये टॉपिक पता होगा, यूनिट एंड डायमेंशन, तो वहां पर यह है कि फंडामेंटल कितने यूनिट होते हैं, तो 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। उसी 7 फंडामेंटल यूनिट में क्या होता है, एक लेंथ के लिए क्या होता है मीटर, वेट वजन के लिए क्या होता है, भार के लिए किलोग्राम, और टेम्परेचर के लिए क्या होता है केल्विन। एक चीज ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का एसआई जो फंडामेंटल यूनिट में जो हम लोग रखते हैं वह केल्विन स्केल को रखते हैं, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड को। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका क्या हो जाता है, टाइम का सेकंड हो जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आपका कैंडेला हो जाता है। ये तमाम चीजें हैं। क्लियर? तो अब यहीं पर आपसे पूछ रहा है कौन एक मौलिक इकाई नहीं है, तो क्यूबिक मीटर क्या हो गया, मीटर का क्यूब, ये किस चीज का मात्रक है, यूनिट है, तो ये वॉल्यूम का मात्रक है, वॉल्यूम का यूनिट है। और यह किससे निकल रहा है, तो मीटर से। यानी 3 बार लंबाई को 3 बार लेंथ को हम गुना करेंगे तो वो किसी चीज का हमें क्या मिलेगा, आयतन। तो यह क्या है, एक वास्तविक इकाई नहीं है। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन है? अगर आपको ये पता हो, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इस यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी क्या है, तांबा, चांदी, अल्मुनियम, लोहा, सभी मेटल है और सभी क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कौन सुचालक होगा विद्युत का सबसे अच्छा, तो चांदी होता है। तब आप कहेंगे सर तो हमारे घरों में चांदी का ही तार क्यों नहीं बनता है, अल्मुनियम या फिर कॉपर का तार क्यों बनाते हैं, उसका यूज क्यों करते हैं? भाई तो चांदी का तार बनाइएगा तो पता चलेगा कि आपके घर में बिजली का चोरी हो रहा है, बिजली आ रहा है, चोर आ रहा है और आपके घर से तार चोरी करके भाग जा रहा है। तो वो तार बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में क्या आएगा, कॉस्ट ज्यादा आएगा। और इस कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से चांदी का यूज हम नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, अल्मुनियम या कॉपर का। एसआई पद्धति में बल का मात्रक है। अगर हम बल की बात करें तो बल का डिफिनेशन कहाँ से आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वहां से हमें बल के बारे में पता चलता है। क्लियर? और ये इसके बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, तो गैलीलियो साहब जड़त्व के जरिए बताए थे। फर्स्ट लॉ जड़त्व को ही डिफाइन करता है, सेकंड लॉ बल को परिभाषित करता है, थर्ड लॉ क्या करता है, वह एक्शन रिएक्शन के बारे में बताता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो न्यूटन्स का जो भी लॉ है वो बल से ही संबंधित है। अब यह एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है, तो अब एसआई पद्धति में न्यूटन ने इसके लिए काम किया और उन्हीं के सम्मान में देते हुए एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या किया गया है, न्यूटन। जूल किसका हो गया, जूल आपका क्या हो जाता है, आपके वर्क का, एनर्जी का। अगर डाइन की बात करें तो डाइन किस चीज का मात्रक है, यह भी बल का ही मात्रक है, लेकिन यह सीजीएस सिस्टम में मात्रक है। टोर किस चीज का है, तो यह प्रेशर का है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। अगर जल को लिखेंगे आप H2O तो कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो ये किस अनुपात में है, 2:1। निम्नलिखित में कौन सी एक तरल धातु है, सोडियम, चांदी, पारा, सोना। तो आपको लगता होगा कि अरे धातु भी तरल हो जाएगा, धातु भी लिक्विड हो सकता है। हाँ, एक धातु है जो कमरे के तापमान पे, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, वह आपका लिक्विड होता है। और वह कौन है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, मरकरी, पारा। और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो थर्मामीटर में, बीमार पड़ते हैं, बुखार लगता है। आज में आप लोगों, हम लोग सब क्या यूज करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर। लेकिन एक समय वो क्या था, कांच वाली एक थर्मामीटर आती थी पतली सी, जिसको इस प्रकार से झाड़ते थे और कांच अपने शरीर में हम उसको लगाते थे। और फिर वहीं पर देखते थे कि जब वो 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद निकालते थे तो उसमें एक ब्लैक सी लाइन मेजर करते थे, जो वहां पर उसके रीडिंग को इंश्योर करता था। तो वो वहां पे कौन सा मेटल यूज करते हैं, पारा। इसके अलावे भी कुछ मेटल होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, अगर वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वो क्या हो सकते हैं, वह लिक्विड फेज में आ सकते हैं। इसके अलावा एकमात्र अधातु है, नन मेटल है, जो रूम टेम्परेचर पर क्या है, वो लिक्विड अवस्था में है, तो वो क्या है, ब्रोमीन। तो ये सब भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है, कॉपर ऑक्साइड CuO का रंग क्या होता है, यह आपका क्या है, किस चीज का एग्जाम्पल है, तो यह आपका कोरोजन का, रस्टिंग का, जंग लगने का एक एग्जाम्पल है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम आपसे बात करें अगर लोहे में जंग लगता है
तो लोहे में जंग लगता है, तो लोहे में जंग लगना किस चीज का, कौन सा कलर हो जाता है, तो वो आपका ब्राउन कलर का होता है। लेकिन अगर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है तो यह किस कलर का होता है, यह ब्लैक कलर का होता है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो एक तो पहला आपको यही हो गया कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्लियर। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि लिक्विड एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि मुख्य अवयव इसमें क्या होता है, तो आपका ब्यूटेन होता है। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है, डिटर्जेंट के निर्माण में, अब डिटर्जेंट क्या है, अपमार्जक के रूप में यूज करते हैं साबुन बनाने में या डिटर्जेंट बनाने में, हम किस चीज का यूज करते हैं, अपमार्जक का। और यहाँ पर निर्माण एक कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, प्रोटीएज, एमाइलेज, रेनेट एंड लाइपेज। तो यह आप जितना भी देख रहे हैं, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज, रेनेट, ये आपके क्या है, शर्करा का ही क्या है, शर्करा को तोड़ने वाला काम करता है। और यह कौन सा हो जाएगा इसका, प्रोटीएज। टीनिया सोडियम को सामान्य रूप से कहते हैं, टीनिया सोडियम क्या है, यह अब आपके देखें क्या है, ये एक आपका एक ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा की जा रही है, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम क्या होता है, तो टीनिया सोलियम जो है आपका एक पॉर्क टेप वर्म होता है। टेप वर्म क्या है, गोल कृमि जिसे हम कहते हैं। तो यह आपके किस कैटेगरी में आता है, स्केहेलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस। तो आपको यह जो क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है, पादपों का वर्गीकरण या जंतुओं का वर्गीकरण, उस चैप्टर पर आपको जाकर एक बार पकड़ बनानी होगी, क्योंकि एग्जाम में जो है आपसे वहां पे उदाहरण और ग्रुप, कौन से ग्रुप का कौन आता है, वहां पर यह पूछ लिया जाता है। लाइसोसोम होते हैं, क्या होते हैं, पाचन केंद्र, श्वसन केंद्र, ऊर्जा केंद्र, उत्सर्जन केंद्र। अगर हम बात करें तो लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, तो लाइसोसोम पाया जाता है हमारे कोशिका में। और कोशिका में अगर हम बात करें तो कोशिका में ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें आपसे पाचन केंद्र, पाचन केंद्र किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम में जो भी हमारे कोशिका में अगर कुछ भी टीयर एंड वियर हुआ, अगर कोशिका का कुछ भी पार्ट डैमेज हुआ, उस डैमेज पार्ट को पचाने का काम कौन करता है, तो यही लाइसोसोम करता है। और इसी कारण कभी कभी क्या होता है, लाइसोसोम जो है कोशिका के किसी एक पार्ट को, किसी एक कोशिकांग को वह एक डैमेज्ड पार्ट समझ के खा भी लेता है, पचा भी जाता है अपने एंजाइम्स को सेक्रेट करके, जिसके वजह से क्या होता है, कोशिका हमारा मर जाता है। इसीलिए ही इसे क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली या कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को। निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है, आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है, हरित गेहूं, पीली सरसों, चेरी टमाटर, सुनहरा धान। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी आपके आपका जो ये आता है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, ताकि जो अगर किसी खास प्रोटीन या खास मिनरल या खास विटामिन की अगर हमें जरूरत है, तो उस विटामिन, उस प्रोटीन, उस मिनरल को हम क्या करें, अपने उस खाद्य पदार्थ में इंश्योर करें। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, बीटी कॉटन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर आपसे वो कॉटन नहीं, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनहरा धान, गोल्डन राइस। इसमें क्या है, विटामिन ए के तत्व को, विटामिन ए के न्यूट्रिएंट्स को इसमें इंश्योर किया गया है। नेक्स्ट है मुर्रा नस्ल है, मुर्रा किसकी नस्ल है, गाय की, भैंस की, ऊंट की, गधे की, तो यह मुर्रा जो है यह भैंस की नस्ल है। और यह आपके गुजरात में इसका बहुत ही यूज होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। यह क्या है, एक आपका सूक्ष्मजीव है जो हमारे शरीर को क्या करता है, वह
हमारे शरीर पे अटैक करता है और हमें बीमार करवाता है। और खास करके ये हमारे कहाँ पे किस पार्ट को अटैक करता है, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को यह डैमेज करता है और वहीं से हमारा शरीर फिर क्या होता है, हम बीमार पड़ना शुरू होते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसका कौन सा स्टेज, संक्रामक की कौन सी अवस्था होती है, तो यह परिपक्व पुटी, जिसे सिस्ट के नाम से भी कहते हैं, यह इसकी अवस्था होती है जो कि क्या करती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इम्पैक्ट करती है और जिसके कारण हम क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टैग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फास्टैग का संबंध किससे है? तो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग घूमने फिरने के लिए क्या हैं, शौकीन रखते हैं। और अगर आप लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप लोगों को कहाँ पे, कहीं पर भी टोल टैक्स आप देते हैं, तो टोल टैक्स में क्या था, पहले रुक करके चालान करता था, रसीद करता था और उसको हम पे करते थे। अब क्या है, अब एक स्मार्ट कार्ड है जो आपके गाड़ी के मीटर, गाड़ी के आपके मिरर पे लगा रहता है, और दूर से ही क्या होता है, एक मशीन उसके उसके चिप को रीड करता है और वहां से आपका क्या होता है, जैसे ही आए आप एंट्री किए, कैशलेस, आपको वहां पे रुकना नहीं पड़ा। कैशलेस क्या है, ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, कैशलेस टोल टैक्स है। क्लियर? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति मतलब क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हेरिडिटी जा रहा है, इसको कौन लेके जाता है, तो यह डीएनए। हमारे शरीर में डीएनए क्या करता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करता है। इसमें भी अगर हम बात करें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाला अगर डीएनए का कौन सा पार्ट है, तो एक्चुअल में कौन होता है, जीन। और वह प्रोटीन सिंथेसिस के इंफॉर्मेशन के लिए क्या करता है, डीएनए जो है उसको इंडिकेट करता है और फिर वो राइबोसोम वहां पर जाके काम करता है। क्लियर? ये तमाम चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुवांशिकी कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे, जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर? सूक्ष्म जीवी की माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो जाएगा, सेल विज्ञान, कोशिका विज्ञान नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। और यहीं पर आपका क्या है, जिन को क्या कहा जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर? ये सब क्वेश्चन भी आपके लिए पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो सेल है। कोशिका क्या है, जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। जब तक सेल का डेवलपमेंट नहीं होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं आगे बढ़ सकता है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? आज हम लोग परमाणु ऊर्जा संपन्न देश बने हैं और इस परमाणु ऊर्जा संपन्न बनने के लिए, इसके लिए प्रयास कब से शुरू किया गया था, तो यह 9 अगस्त 3 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया था। 3 अगस्त 1948 को। क्लियर? और इसके पहले जो चेयरमैन थे कौन थे, तो यह आप लोग लिख लीजिए, डॉक्टर अजीत परमार मोहंती। क्लियर? अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए, लेकिन यहीं पर यह परमाणु ऊर्जा आयोग है। अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब हुआ था, तो परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन 3 अगस्त 1954 को हुआ था। यह परमाणु ऊर्जा आयोग है 48, और एक परमाणु ऊर्जा विभाग है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है, वह कब होता है, 3 अगस्त 1954। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो प्रथम व्यक्ति कौन थी, देविका रानी। यह सब पेड क्वेश्चन है जहां पर से आपके क्वेश्चन आते ही हैं। और ये अवार्ड वाले चीजों पे तो थोड़ा सा आप लोगों को पकड़ मजबूत बना के रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जहां पर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। चाहे अब आपका ऑस्कर अवार्ड हो, चाहे फिल्म फेयर अवार्ड हो, चाहे आपका नेशनल अवार्ड हो, चाहे जो भी हो, तो ऐसे चीजों पर आपको पकड़ रखनी है। कुछ स्पोर्ट्स और वहां से भी आपके आते हैं कि कौन सा स्पोर्ट है, वहां पर कौन जीते हैं, कौन सा खिलाड़ी है, तो कुछ खास स्पोर्ट्स पर आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका ओलंपिक पे हो गया, जैसे अभी आपका यूथ गेम चला, नेशनल यूथ गेम हुआ, नेशनल गेम हुआ, राष्ट्रीय गेम हुआ, बिहार में जो खास करके, और बिहार में जो आपके गेम हुए हैं, उन सब चीजों पर आपको भी एक उसका सरसरी निगाह से रिवीजन कर लेना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू। अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये जनगण मन अधिनायक जय है, राष्ट्रगान को लिखते हैं। इसके अलावा यह बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, अमार सोनार बांग्ला, इसको भी वो लिखते हैं। यानी एक मात्र व्यक्ति जिन्होंने 2 देश के लिए क्या किया, राष्ट्रगान लिखा है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें
वंदे मातरम, तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं हम लोग, बताइए। अभी बिहार में जो है एक आपका डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी शुरू किया गया है पटना में। तो ये सब कहाँ है और ये कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र कब बना, यूनाइटेड नेशन कब बना, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। और ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, यह आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और ये न्यूयॉर्क कहाँ है? तो आपका अमेरिका में है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर है? तो बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? तो वह गंगा पे है। और यह कौन सा है? जयप्रकाश सेतु, जो हमारा दीघा पुल जो हम लोग कहते हैं, दीघा पुल या जेपी सेतु पुल, यह क्या करता है? पटना को सोनपुर से जोड़ता है, दीघा घाट को पहलेजा घाट से जोड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित है किससे, किस धर्म से? नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म की पढ़ाई होती थी? अगर ये चीज आपको नहीं याद है तो एक चीज याद करें कि कौन चीनी यात्री आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, और वो किस धर्म के बारे में जानकारी लिया था? तो बौद्ध धर्म के। तो यह किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो यह जो हमारे कौन थे, गुप्त शासन काल में ही कुमार गुप्त जो हुए थे, कुमार गुप्त वन, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। कब? 427 ईस्वी में। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? तो ये बच्चा बच्चा हम लोग बिहार के जो लोग होंगे वो सभी जानते होंगे। और पुष्कर कहाँ पर है? तो यह आपके राजस्थान में। यहाँ पर भी क्या एक मेला लगता है? कौन सा मेला लगता है? तो यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके लिए। बिहार राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदा क्या है? चक्रवात, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी। तो बिहार के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको बताने की जरूरत नहीं है। बिहार दो रूप से प्राकृतिक आपदा से ग्रसित होता है। कौन कौन सा? बाढ़ और सूखा एक साथ। अगर उत्तर बिहार में बाढ़ आती है तो दक्षिण बिहार क्या होता है? सूखाग्रस्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़। बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? बायो सारथी पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, बताइए। भारत बायो सारथी पहल, यह आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? देखें, फीफा विश्व कप होने वाला है 2026। तो इसके पहले जो अभी हुआ था 2024-22 का, वो भी आपके लिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि फीफा 2022 वर्ल्ड कप किसने जीता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको नजर रखनी है। 2026 का आयोजन होने जा रहा है, यह कहाँ होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम कौन बनी है? तो जापान। और ये जापान किसको हरा के बनी थी? तो ये जापान जो है बहरीन को हराई थी, जिसके कारण यह आपका क्वालिफाई कर गई थी डायरेक्ट वहां पे। और ये फीफा 2026 कहाँ पे होने वाला है? तो यह यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में होने वाला है। और इसमें कुल 48 टीम हिस्सा लेगी। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तेलंगाना। अपने यूथ को वहां की सरकार सपोर्ट करने के लिए कौन सी स्कीम लेके आई? तो राजीव युवा विकास योजना। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, हमने कहा ना आपसे कि एग्जाम में आपको स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आएंगे ही। और खास करके जो अभी रिसेंट जो भी इंपॉर्टेंट हुए हैं, जैसे ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, आपका आईपीएल भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर अभी आपका वर्ल्ड कप हुआ है, ये तमाम चीजें, आपका टेनिस का हो जाता है, आपका जो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये सब हो गया। तो इन सब चीजों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए।
कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन का दायरा देखेंगे तो यहीं से आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन का जो अंतर है यही कि आप कितने चीजों को कितने सही समय पे कितने सही तरीके से कवर करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, लेकिन एक होता है कि हम नहीं कर रहे हैं, लैक ऑफ टाइम रिवीजन, लैक ऑफ आदत हैबिट के अच्छा कर लेंगे, टालने के कारण अच्छा एग्जाम के समय आएगा तब कर लेंगे। अरे कभी समय नहीं आता है, जिस समय आप करने जाएंगे उसी समय वो समय आएगा, जब तक आप नहीं करेंगे वो समय नहीं आएगा। तो इस चीज को मान के चलिए, टालने वाला काम छोड़ दीजिए, करना है तो अभी करें। जो कबीर की जो दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन आज के समय में भी कबीरदास का सौतेला भाई है जो कहता है आज करे सो कल, कल कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है बरसों। तो आपको कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करना है, कौन सा आपको चाहिए, सिलेक्शन अभी चाहिए या पंचवर्षीय योजना वाला चाहिए या घूमते रहना है, उस चीज को आप डिसाइड करें। क्लियर, इसलिए इन चीजों को टालिए मत, अभी करना है तो आज करें, अभी करें। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना का अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो आपका ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का किस किस देश के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है, नेपाल के साथ सूर्य किरण, आपका फ्रांस के साथ, आपका म्यांमार के साथ, आपका कजाकिस्तान के साथ, ये तमाम जो है कौन सा किसके साथ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। धर्म गार्जियन जापान के साथ, ये तमाम चीजें जो हैं ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा है वरुण, और ये इसका कौन सा संस्करण हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह 23वां हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक यूएसए की स्थानीय पवन है। यह आपका क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट का क्वेश्चन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके जो क्वेश्चंस में आपका जो जितने भी लोकल एयर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिहार, अगर बिहार में बात करें तो लू चलता है, और भी अलग अलग पवन चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यूएसए में चलने वाली जो स्थानीय पवन है उसका नाम क्या है, तो चिनूक है। गाड़ी की मरम्मत में विशेषकर पहियों के नट कसते समय टॉर्क रिंच का उपयोग क्यों किया जाता है। अब गाड़ी का, अगर आपका गाड़ी में क्या होता है कि कहीं पर अगर कुछ दिक्कत आई आपके टायर में या कुछ भी, तो उसे बदलते हैं, रिप्लेस करते हैं, फिर उसमें हम क्या करते हैं, तो वहां पर हम सिंपल रिंच से नहीं बल्कि टॉर्क रिंच का प्रयोग करते हैं। और टॉर्क रिंच का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं टॉर्क रिंच का प्रयोग, यह किसी भी नट को बहुत तेजी से खोलता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नट या बोल्ट को निर्माता द्वारा सटीक कसाव तक ही कसा जाए, ना कम ना ज्यादा। यह केवल जंग लगे हुए नट बोल्ट को खोलने का काम करता है। यह एक समान एडजस्टेबल पाना स्पैनर है। तो यह क्या करता है, आपका जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा, खुद देखें क्वेश्चन को समझ है कि अगर इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यह निर्माता द्वारा क्या है, सटीक कसाव, टॉर्क स्पेसिफिकेशन तक ही कसा जाए। अगर ज्यादा या कम कसेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे गाड़ी के स्पीड को, हमारे गाड़ी के परफॉर्मेंस को, हमारे व्हीकल के परफॉर्मेंस को वो डैमेज करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का क्या काम है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का क्या काम है, यह कहाँ पे होता है, यह हवा को अंदर लेना, सभी सिलेंडरों से जली हुई गैस इकट्ठा करना, ईंधन को इजेक्ट करना, ईंधन को ठंडा करना। अगर आप इसकी बात करें तो इसका काम क्या होगा, अब बताइए। यह एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या करता है, एग्जॉस्ट का मतलब क्या हो रहा है, खुद समझिए एग्जॉस्ट का मतलब क्या है। ये एग्जॉस्ट का मतलब होगा जो ईंधन जो हमारा जल चुका है उस ईंधन को बाहर निकालने का जो मैकेनिज्म है, जो भी गैस जो भी धुआं बना है हमारे गाड़ी से वो बाहर निकले। और वो कहाँ पर निकलेगा, कि सभी सिलेंडरों से जली हुई गैसें इकट्ठा करना, और यही क्या है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। तभी तो फिर हम उसको क्या साइलेंसर से करते हुए उसे हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्या है, टायर में ट्रेड वियर इंडिकेटर, ट्रेड वियर इंडिकेटर क्या बताता है। टायर की निर्माण तिथि, टायर के घिस जाने और बदलने का समय, हवा का सही दबाव, टायर का आकार। अगर अब इस क्वेश्चन को देखें तो यह क्या है, टायर का ट्रेड वियर इंडिकेटर।
मतलब यहाँ खुद वर्ड ही आपको बता रहा है। वियर का मतलब क्या हुआ? डैमेज। वियर एंड टियर कहते हैं ना, टियर एंड वियर लॉस हो रहा है मशीन का। तो टियर एंड वियर लॉस जो हो रहा है उस किस चीज को दर्शाता है? हमारे शरीर, अगर आप क्या कहते हैं कि अगर 2 बार 4 बार अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, 2 बार 4 बार आपने अटेम्प्ट लिया नहीं कर पाए, तो अब क्या कहा जाता है कि अरे तुम्हारा परफॉर्मेंस गिर रहा है, अब वो एफिशिएंसी नहीं रही, एनर्जी नहीं रही, वो स्टेमिना नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि तुमको फिर से क्या करना है? ऊर्जावान बनना है, फिर से अपने आप को उस लेवल तक लेके आना है जहां से आप क्वालिफाई कर सकें। तो ट्रेड वियर इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ? टायर में कुछ ऐसा इंडिकेट किया जाता है, वो इंडिकेटर कहाँ पता है? जैसे ये आपका टायर है ना, तो इसके ग्रूव को जो देखेंगे तो यहीं पर वो ग्रूव में ही आपको वो ट्रेड वियर इंडिकेटर इस तरह से वो बना रहता है, जहां पर वो आपके क्या करते हैं, वो कितना घिस गया है, टायर चलते चलते घिस चुका है, तो उसको क्या करना होगा? हमें रिप्लेस करना होगा। नहीं तो क्या होगा, कभी स्किड कर सकते हैं, ब्रेक यहाँ पे लगाना होगा, तो उसकी क्या होगी, रोड की ग्रिप नहीं बनेगी, तो ब्रेक यहाँ लगना चाहिए था और जाके 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर आगे लगेगा, तो वो आपका मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यह क्या होता है? टायर के घिस जाने और बदलने का समय बताता है। कार के वायरिंग में रिले का उपयोग क्यों होता है? कार की वायरिंग में रिले का उपयोग क्यों होता है? वोल्टेज बढ़ाने के लिए, कम करंट वाले स्विच से उच्च करंट वाले उपकरण को चलाना, फ्यूज को जलने से बचाने के लिए, करंट को कम करने के लिए। अब खुद बताइए रिले का यूज हम क्यों करते हैं? तो रिले दौड़ क्या होता है? रिले दौड़ में क्या होता है, एक साथी दूसरे साथी को क्या करता है, हेल्प करते चलता है। अगर उसमें कोई कमजोर भी है तो उसमें हम क्या करते हैं, देखें कुछ चीजों को लाइफ में प्रैक्टिकली भी समझने का कोशिश करें। तो रिले रेस में क्या होता है कि वहां पे कुछ ग्रुपिंग बनती है टीम का, और जो उसमें कमजोर होते हैं उनको शुरू में रखा जाता है, और जो फास्ट रनर होते हैं उनको लास्ट में रखा जाता है, क्योंकि लास्ट राउंड जो जल्दी से पूरा कर लेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या है, तो कम करंट वाले स्विच से उच्च करंट वाले उपकरण को चलाना ही, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, रिले का यूज करेंगे। सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग का मुख्य काम क्या है? सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग का मुख्य काम गाड़ी को मोड़ने में मदद करना, गाड़ी के झटकों और गाड़ी के वजन को संभालना, पहिए को घुमाना, ब्रेक लगाना। अगर कहीं पर भी आपको ये स्प्रिंग वर्ड दिखे, क्लियर, तो इसका मतलब होता है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, आपको शॉक से बचाने का काम करेगा। और इस शॉक से बचाने का काम करने का मतलब क्या हो गया, यह जो है आपके सड़क के झटकों और गाड़ी के वजन को संभालेगा। अगर पता चला कहीं पर छोटा सा भी गड्ढा आया और आप एकदम जरक गए, पूरा शरीर आपका हिल डुल गया, तो क्या फायदा वैसे गाड़ी का? लग्जरी गाड़ी हम क्यों कहेंगे उसे? नहीं कहेंगे। लेकिन अगर जहां पर एक बड़ा सा भी जर्किंग आया और आप गाड़ी में बैठे हुए, कंफर्ट राइड है, एकदम आराम से बैठ के आप लैपटॉप चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चला कि जर्क जो है वो निकल गया आपका। तो यहाँ पर यह चीज है। तो यह किस प्रकार पता चलता है, इसको कौन इंश्योर करता है? तो यही कॉइल स्प्रिंग। आधुनिक कारों में दिए जाने वाले आईएसओ फिक्स माउंट्स का क्या उद्देश्य होता है? आईएसओ फिक्स माउंट्स का सीट बेल्ट की ऊंचाई को एडजस्ट करने के लिए, बच्चों की कार सीट को सीट बेल्ट के बिना सीधे और सुरक्षित रूप से कार के फ्रेम से जोड़ने के लिए, गाड़ी में अतिरिक्त स्पीकर लगाने के लिए, छत पर कैरियर या सामान बांधने के लिए। अब ये आईएसओ फिक्स माउंट्स क्या है? अब जरूरी तो नहीं है, जैसे आपने गाड़ी ली, शादी हुआ, आपने 4 व्हीलर लिया, आप अपनी पार्टनर के साथ जो है लॉन्ग ड्राइव पर गए, कब तक? साल 2 साल, उसके बाद बच्चे भी होंगे। बच्चे होंगे तो उसके बाद उनको भी तो आप लेके चलेंगे साथ में, तो उन बच्चों को आप हमेशा गोद में तो कैरी नहीं करेंगे जब तक वो छोटे हैं तभी तक, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे उसके बाद उनको भी, वो भी क्या चाहेंगे, सीट पे बैठना चाहते हैं। उस चीज को इंश्योर करने के लिए कि वो बच्चे भी क्या है, सीट पे सेफली बैठे, उसी चीज को इंश्योर करने के लिए आपका क्या होता है, आईएसओ फिक्स माउंट्स का यूज किया जाता है। एक मल्टीमीटर का उपयोग करके कार के इलेक्ट्रिक सिस्टम में क्या जांचा जा सकता है? मल्टीमीटर का उपयोग करके कार के इलेक्ट्रिक सिस्टम में हमें क्या जांचना है? तेल का दबाव और तापमान, टायर में हवा और दबाव, टायर में हवा का दबाव, बैटरी का वोल्टेज, किसी तार की निरंतरता और प्रतिरोध, कूलेंट का पीएच स्तर। अगर हम मल्टीमीटर का यूज कर रहे हैं तो मल्टीमीटर से हम क्या जांचेंगे? खुद सोचिए आप लोग
यहाँ पर हमें मल्टीमीटर से हम एक ही चीज से, एक ही मशीन से हमें क्या क्या बहुत चीजों को जांचना है। तो बैटरी का वोल्टेज भी हम मापेंगे, कोई तार जो है, कोई वायर जो है वो तार सही से काम कर रहा है कि नहीं, वह वहां से जो है प्रॉपर करंट को लेके आ रहा है, वो ब्रेक तक, वो इंजन तक, वो हमारे स्टार्ट मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, इन्हीं चीजों को रेसिस्टेंस प्रॉपर है या नहीं। अगर ये मेजर कर नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्या होगा, सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, और एक बार में ही हमें क्या पता चल जाएगा कि कहाँ पे फॉल्ट है। वाल्व स्टेम सील का मुख्य काम क्या है? हवा का लीक होना रोकना, कूलेंट का लीक होना रोकना, इंजन ऑयल को कंबसन चेंबर में जाने से रोकना, ईंधन का लीक होना रोकना। खुद सोचिए, वाल्व स्टेम सील का यूज हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं? वाल्व सील स्टेम, वाल्व सील स्टेम, वाल्व सील कहाँ पे यूज करते हैं हम? जहां पर हमारा इंजन जो है, इंजन ऑयल का जो फ्यूल टैंक है, उस फ्यूल टैंक पे हम चेक करते हैं, और वहां पर क्या होता है कि उसे लगातार जो है इंजन ऑयल जरूरत के समय ही वो क्या हो, सिर्फ कंबसन चेंबर में जाए, एग्जॉस्ट के लिए जाए। वो लगातार अगर जाना हो जाएगा, अगर गाड़ी में हमारी खड़ी है और उस समय भी अगर इंजन ऑयल जो है वो कंबसन चेंबर में जा रहा है, तो हमारे क्या है, फ्यूल का वेस्टेज है। फ्यूल कब जाना चाहिए? जब हमारा जो व्हीकल है वो रनिंग में हो। अगर सिर्फ खड़ा है तो वहां पर हम फ्यूल को क्या चाहेंगे, कम से कम वो वहां पर इंजेक्ट हो। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है? वाल्व स्टीम सेल, इंजन ऑयल को कंबसन चेंबर में जाने से रोकना। फीलर गेज का उपयोग क्या मापने में के लिए होता है? फीलर गेज क्या मापने के लिए? तो हवा का दबाव, तरल का तापमान, दो सतहों के बीच का सूक्ष्म गैप, किसी वस्तु की लंबाई। अगर किसी वस्तु की लंबाई होगा तो उसे हम मीटर, स्केल, इंची, टेप, फीट इस सब में मेजर करेंगे। फीलर गेज हम क्यों करेंगे? हवा का दाब, हवा का दाब मापने के लिए हम प्रेशर का यूज करेंगे, आपके कोई बैरोमीटर ट्यूब का यूज करेंगे। तो फीलर गेज का यूज हम कहाँ करते हैं? दो सतहों के बीच के सूक्ष्म गैप को मेजर करने के लिए। लॉकिंग हब्स का उपयोग आमतौर पर कहाँ होता है? सभी आधुनिक कारों में, स्पोर्ट्स कारों में, पार्ट टाइम फोर व्हील ड्राइव वाहनों में, स्कूटर और बाइक में। अब ये लॉकिंग हब है, देखें, अब कार जो भी फोर व्हीलर को ड्राइव करते होंगे, उसमें आपको ये पता होगा कि ड्राइविंग के लिए रेयर व्हील या फ्रंट व्हील का यूज करते हैं। पहले क्या होता था, रेयर व्हील से ही फ्रंट व्हील गाइडेड होता था, फिर फ्रंट व्हील का अलग मैकेनिज्म करवाया गया। उसके बाद आज के समय में क्या किया गया है, हर व्हील का मैकेनिज्म अलग कर दिया गया है। हर व्हील जो है वो अपने में क्या है, एक दूसरे से अलग है। चारों व्हील जो है, चारों चक्का जो है आपका, वो अलग है। लेकिन कहीं कहीं पर हमें उसे क्या करना पड़ता है, उसके लॉकिंग करना पड़ता है। जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ फिसलन वाली जगह है, वहां पर हम रहते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, चारों चक्कों को हम एक साथ एडजस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो, हमारा गाड़ी बैलेंस रहे, हमारे गाड़ी में कोई डैमेज ना हो। तो ये क्या होता है, ये पार्ट टाइम फोर व्हील ड्राइव वाहनों में, जहाँ पे चारों व्हील का क्या है, वो अपना ऑटोमेटिक, वो चारों व्हील का क्या है, कंट्रोल अलग अलग है, और वहां पर हम जरूरत पड़ने पर हम क्या करें, लॉकिंग हब बना के उसको हम एडजस्ट करवाते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर की चोरी क्यों होती है? कैटालिटिक कन्वर्टर की चोरी क्यों होती है? उसके विशेष आकार के कारण, उसमें मौजूद कीमती धातुओं प्लेटिनम, रेडियम के कारण, उसे दोबारा लगाने के लिए, उसकी आवाज के कारण। अब सोचें, कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, कुछ महंगी धातुओं का यूज किया जाता है, जिससे कि हमारे जो गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया बढ़े। और ये उसका चोरी क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें क्या है, महंगी धातु लगी हुई है, तो उसे ही क्या करेंगे, चुरा करके हम फिर अपने कार में या किसी दूसरे कार में या कम दाम पे हम उसे क्या कर सकते हैं, सेल आउट करेंगे। वाहन के कर्व वेट से क्या मतलब है? यात्रियों के साथ कुल वजन, केवल इंजन का वजन, बिना यात्री या सामान के गाड़ी का वजन, गाड़ी का अधिकतम वजन। अब गाड़ी का अधिकतम वजन ये क्या हो गया, एक वेग टर्म हो गया। गाड़ी का अधिकतम वजन क्या होगा, नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। ये एक क्या हो गया, एक बहुत ही सुपरफिशियल टर्म हो गया। केवल इंजन का वजन, केवल इंजन के वजन से हम कैसे मतलब रखेंगे? पूरी अगर हम गाड़ी की बात करें तो उसका बॉडी हो गया, सीट हो गया, तमाम चीज है, पूरा उसका एसेसरीज है, उन चीजों को लेकर के।
तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये बच रहा है कि यात्रियों के साथ कुल वजन या बिना यात्री या सामान के गाड़ी का वजन। तो अगर हम कर्व वेट की बात करें तो यह क्या होता है, बिना यात्री या सामान के साथ गाड़ी का वजन। गियर ऑयल का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? गियर ऑयल का उपयोग, गियर ऑयल इंजन के अंदर, रेडिएटर के अंदर, रेडिएटर में, मैनुअल गियर बॉक्स और डिफरेंशियल में, ब्रेक सिस्टम में। आप खुद सोचिए, गियर ऑयल है तो गियर ऑयल का यूज हम कहाँ करेंगे? गियर ऑयल का यूज हम कहाँ करते हैं? इंजन के अंदर, रेडिएटर में, मैनुअल गियर बॉक्स एवं और डिफरेंशियल में, ब्रेक सिस्टम में। तो यहाँ पर ज्यादातर चांस होगी स्टूडेंट की फंसने की, और वो फंस करके क्या करेंगे, फंसने के कारण वो गियर ऑयल को यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स देखेंगे और वो इसका आंसर सी कर देंगे, जबकि इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, रेडिएटर में। वाहन का चेसिस क्या है? गाड़ी की बाहरी बॉडी, गाड़ी का मुख्य ढांचा या फ्रेम, इंजन का निचला हिस्सा, पहिए का एक हिस्सा। अब वाहन का चेसिस, चेसिस कहते हैं ना, गाड़ी का चेसिस नंबर ये है, गाड़ी का चेसिस नंबर। अगर गाड़ी चोरी होता है तो सीधे जाते हैं, कहते हैं कि गाड़ी का चेसिस नंबर बताइए। तो गाड़ी का चेसिस नंबर क्या है? गाड़ी का चेसिस गाड़ी का मुख्य ढांचा या फ्रेम, जिस पर पूरा का पूरा हमारा क्या है, गाड़ी माउंट किया जाता है, हमारी व्हीकल को माउंट करते हैं। ऑयल प्रेशर सेंसर क्या मापता है? अब ये ऑयल प्रेशर सेंसर, तो प्रेशर का मतलब ही क्या हो गया, दाब को मापने वाला। तो इंजन में तेल का दाब को ही वो क्या करेगा, दबाव को ही वो मीजर करेगा। टाइमिंग लाइट का उपयोग क्यों होता है? तो टाइमिंग लाइट क्या है? हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए, इंजन का इग्निशन टाइमिंग जांचने के लिए, बैटरी का चार्ज जांचने के लिए, पहियों का अलाइनमेंट करने के लिए। अब टाइमिंग लाइट है, टाइमिंग लाइट से हम क्या करेंगे? टाइमिंग लाइट से अगर हम देखें तो टाइमिंग लाइट से हम क्या करते हैं, इंजन का इग्निशन टाइमिंग जांचने के लिए। टाइमिंग लाइट, अगर हम इंजन को ऑन कर रहे हैं और इंजन को ऑन स्टार्ट करने में हमें समय लगता है या सही तरीके से वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, टाइमिंग लाइट के जरिए हम उस चीज को इंडिकेट करते हैं। इंजन का टाइम इग्निशन टाइमिंग जांचने के लिए। इंजन ब्लो बाय क्या है? एग्जॉस्ट से बहुत अधिक धुआं निकलना, कंबसन गैस का पिस्टन रिंग से होकर फ्रैंक केस में जाना, एयर फिल्टर से हवा का निकलना, रेडिएटर से भाप का निकलना। अब इंजन ब्लो बाय क्या है? इंजन ब्लो बाय से आप क्या समझते हैं? इंजन ब्लो बाय का मतलब क्या हो गया? इंजन ब्लो बाय है तो उसमें क्या हो गया, कंबसन गैस जो है, कंबसन गैस का पिस्टन रिंग से होकर सीधे कहां पर चला जा रहा है, वो फ्रैंक गैस में। जबकि कंबसन गैस का क्या होना चाहिए था, उसे वो एग्जॉस्ट में जाना चाहिए था। बारिश के मौसम में टायरों की अच्छी ट्रेड डेप्थ, नालियों की गहराई क्यों महत्वपूर्ण होती है? जो अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन, ट्रेड वियर जो था आपका, ट्रेड वियर जो हम इंडिकेटर था, क्यों था कि जो भी हमारे पहिया हैं उसके बदलने का और उसके परखने का समय जो है। तो यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि बारिश के समय में टायरों की अच्छी ट्रेड डेप्थ, जो हमने आपसे कहा ना कि यह टायर है जो इसके बीच का जो ये खांचा बना होता है, यह खांचा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बारिश के समय में क्यों? क्योंकि बारिश में क्या होती है, कीचड़, और कीचड़ की वजह से फिसलन बहुत अधिक होती है। उस फिसलन को कम करने के लिए क्या, हमारा ट्रेड डेप्थ अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या है, तो सड़क से पानी हटाकर बेहतर पकड़ बनाने के लिए। गाड़ी के हॉर्न सर्किट में हॉर्न रिले का क्या काम है? तो अभी हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन देखा है, रिले का काम क्यों क्या होता है, तो कम करंट वाले से, कम करंट स्विच वाले से अधिक करंट वाले स्विच वाले उपकरण को यूज करना। तो कम पावर वाले स्विच से उच्च पावर वाले हॉर्न को नियंत्रित करना। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट में आ गया कि वाहनों में मल्टीमीटर, मल्टीमीटर क्या है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का, उसको जांचने के लिए। सड़क पर स्टॉप एंड लुक का क्या अर्थ है? स्टॉप एंड लुक का अर्थ क्या होगा, खुद बताइए। स्टॉप का मतलब रुकना, लुक का मतलब देखना, रुकें और देखें। कॉशनरी साइन का आकार क्या होता है? कॉशनरी साइन जो होते हैं क्या होते हैं, मतलब जो आपको इंडिकेट करने वाले होते हैं, कि आपको सावधान करने वाले जो भी निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं? त्रिकोणीय होते हैं, गोल होते हैं, चौकोर होते हैं, आयताकार होते हैं।
तो ये जो भी साइन होते हैं आप देखेंगे वो क्या होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं, ट्रायंगल शेप में। मैंडेटरी साइन का आकार क्या होता है, मैंडेटरी साइन गोल होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं, चौकोर होते हैं, आयताकार होते हैं। तो मैंडेटरी साइन क्या होते हैं आपके, गोल होते हैं। इंफॉर्मेशन साइन का आकार क्या होता है, इंफॉर्मेशन साइन आयताकार, गोल, त्रिकोणीय, वर्गाकार। तो इंफॉर्मेशन साइन आपका क्या होता है बताइए, इंफॉर्मेशन साइन जो है आपका यह आयताकार होता है। नो एंट्री का संकेत का आकार क्या है, नो एंट्री का संकेत कहाँ पर देखते हैं आप, किस प्रकार रहता है वो, नो एंट्री का संकेत, नो एंट्री का संकेत जो है आपका वह गोल होता है, और उसमें क्या रहता है, यह एक गोल साइन रहता है, उसी में इस तरह से क्रॉस कर दिया जाता है, नो एंट्री कर दिया जाता है ना, कि नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा रहता है, इस तरह से क्रॉस में रहेगा आपका। सड़क पर स्टॉप अहेड लिखा हो तो चालक को क्या करना चाहिए, वाहन की गति बढ़ाएं, सॉरी वाहन की गति घटाएं, हॉर्न बजाएं, ओवरटेक करें, पार्क करें। स्टॉप अहेड, स्टॉप अहेड का मतलब है आगे जाके आपको रुकना है, तो रुकने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी गति को कम करेंगे, और गति कम करने का मतलब है वाहन की गति घटाएंगे। जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किसके लिए होता है, पैदल यात्रियों के लिए, बस चालकों के लिए, वाहन पार्किंग के लिए, पुलिस नियंत्रण के लिए। तो देखें जेब्रा क्रॉसिंग जहां कहीं भी आपको ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो वहां पर आपके क्या होते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। तो रेड लाइट का मतलब क्या है कि आपको रुकना है, येलो लाइट का मतलब क्या होता है, आपको अपनी स्पीड कम करनी है, क्योंकि आप जो है ट्रैफिक जो है अपना सिग्नल चेंज करने वाला है। और ग्रीन लाइट का मतलब है कि अब आप आगे बढ़िए। लेकिन होता क्या है उल्टा, कि जैसे ही येलो लाइट होती है हमारी गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाती है, ताकि हम इस रेड लाइट को जंप करके हम आगे निकल जाए, हम यहाँ पे फंसे नहीं। जबकि होना क्या चाहिए, जैसे ही येलो लाइट हुआ वहां पे सिग्नल, आपको अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं होता है। तो वहीं पर क्या होता है, आपके जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, और उस जेब्रा क्रॉसिंग में आपके व्हाइट एंड ब्लैक का पट्टी बनाया रहता है, और वो क्यों रहता है, तो पैदल यात्रियों के लिए क्रॉस करने के लिए। नो थ्रू रोड का अर्थ क्या है, नो थ्रू रोड का अर्थ क्या है, सड़क आगे बंद है, ओवरटेक की अनुमति है, हॉर्न बजाएं, मुड़े। नो थ्रू रोड, नो थ्रू रोड का मतलब क्या हो जाएगा, नो थ्रू रोड मतलब लगातार सड़क नहीं है, इसका मतलब क्या, नो थोरो का मतलब कहता है कि कहते हैं ना कि थोरोली पढ़ जाओ एकदम, अगर सिलेक्शन चाहिए तो थोरोली पढ़ो, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ो, एकदम थोरोली इस बुक को एकदम चाट जाओ, ये बोलते हैं ना। प्रैक्टिकली हम लोग लाइफ में इस चीज का यूज करते हैं, थोरोली का मतलब बिना रुके, लगातार। यानी यहाँ पर आपका दे रहा है कि नो थ्रू रोड मतलब आगे जो है सड़क नहीं है, सड़क में कुछ ना कुछ दिक्कत है, यानी सड़क आगे बंद है। कैटल क्रॉसिंग का संकेत किस रंग का होता है, कैटल क्रॉसिंग का मतलब क्या हो गया, अगर कहीं पर सड़क है, कहीं जंगल से या कहीं फॉरेस्ट एरिया से या कहीं इस ऐसे जगह से सड़क निकल रही है जहां पर क्या है, जानवर, मवेशी, कैटल ये सब का आना जाना है, या अगर आप गांवों से गुजर रहे हैं, सड़क आपकी गांवों से गुजर रही है, तो गांव में आपके मवेशी कैटल होते हैं, वहां पर उनके क्रॉस करने का है, तो इसका मतलब है कि उस एरिया में आपका क्या है, वहां पर मवेशी आने की संभावना हो सकती है इस सड़क पे। तो उसके लिए कौन सा इंडिकेटर, कौन सा कलर इंडिकेटर है मवेशी क्रॉसिंग के लिए, तो यह आपका है पीला और काला। कीप राइट का अर्थ है दाईं ओर चलें, बाईं ओर चलें, सड़क पार करें, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। भारत में वाहनों की नंबर प्लेट का अंतिम 4 अंक क्या दर्शाता है, अगर वाहन प्लेट पर अगर अंतिम 4 अंक देखेंगे तो यह क्या दर्शाता है, वाहन संख्या का पहला 2 डिजिट जो होता है वो आपका स्टेट को दर्शाता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोड दर्शाता है, तो ये तमाम चीजें हैं, फिर वो गाड़ी का सीरीज दर्शाता है, और फिर वह गाड़ी का नंबर दर्शाता है, BR01 PB, फिर गाड़ी का नंबर 1 2 3 4। तो BR आपका क्या हो गया, स्टेट, उसके बाद 01 डिस्ट्रिक्ट कोड, फिर गाड़ी का सीरीज, कौन सी सीरीज की गाड़ी निकली है और उसका नंबर क्या है वो दर्शाता है। सड़क पर हम्प अहेड लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, हम्प अहेड का मतलब ये आपका सड़क जा रहा है और यहाँ पर एक पोल लिखा हुआ है, यहीं पे लिख दिया गया हम्प अहेड।
हम्प अहेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या है, एक रोड ब्रेकर बना हुआ है। क्लियर, तो यह स्पीड ब्रेकर आगे है। गिव वे संकेत का पालन न करने पर क्या होता है, गिव वे मतलब क्या होता है, यह और इसका संकेत नहीं करने पर क्या होगा, दुर्घटना होगी, वाहन क्षति होगा, उपरोक्त सभी ट्रैफिक जाम। तो ये खुद सोचें, इसमें क्या होगा, गिव वे का मतलब अगर कोई आपको इंडिकेट कर रहा है और आपने उसको इंडिकेट दिया कि हमको पास चाहिए और आप उसे पास नहीं देंगे तो क्या होगा, और वो आपको क्रॉस करता है, ओवरटेक करता है या कुछ भी, तो क्या हो सकता है, आपकी गाड़ी में क्षति हो सकता है या दुर्घटना हो सकती है, या जहां पर गिव वे देना था हमने गिव वे नहीं दिया, फिर दूसरे जगह जाके दिया तो वहां पर क्या होगी, ट्रैफिक जाम हो गया। तो ये तमाम चीजें हो सकती है। डेंजरस डीप संकेत का अर्थ है आगे गहरा गड्ढा है, सड़क चौड़ी है, पुल है, पार्किंग क्षेत्र है। डेंजरस डीप का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप ये देखेंगे डीप का मतलब क्या होता है, गहरा, और डीप का मतलब गड्ढा, और डेंजरस डीप का मतलब क्या हो जाएगा कि आगे गहरा गड्ढा है। सड़क पर कौन सी रेखा ओवरटेकिंग मना करती है, कौन सी रेखा ओवरटेकिंग मना करती है, ठोस पीली रेखा, टूटी पीली रेखा, टूटी सफेद रेखा, कोई नहीं। अब यहाँ पर सड़क पर हम लोग चलते हैं, गाड़ी लेके चलते हैं, लेकिन कहाँ पर ट्रैक ओवरटेक करना है नहीं करना है, इस सब का एक मैनुअल होता है, इस सब का एक प्रोसीजर है। लेकिन रोड पे चलते समय ये सब चीज हम ध्यान नहीं रखते हैं, बस ध्यान कहाँ रहता है, एक्सीलेटर पे, गाड़ी के मीटर पे, और बगल से कौन क्रॉस किया है इस पे। जबकि हमें ध्यान कहाँ रखना चाहिए कि वहां पर कौन सा साइन बोर्ड है, वहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है, लेकिन हम लोगों का ध्यान कहीं और होता है। और जब अगर खास में अगर बगल में हम लोगों के सोना बाबू बैठा हो या बैठी हो, तब तो हम लोग किसी और ही दुनिया में रहते हैं। तो सड़क पर कौन सी रेखा ओवरटेकिंग के लिए मना करती है, तो ठोस पीली रेखा। अगर कहीं पर आपको इस तरीके का संकेत मिला है तो इसका अर्थ क्या है, ओवरटेकिंग की अनुमति है, ओवरटेकिंग निषिद्ध है, बाएं मोड़ लें, सड़क बंद है। तो अगर ये यहाँ पर दो गाड़ी है तो इसका मतलब क्या है आपका, ये ओवरटेकिंग के लिए यह अनुमति दे रहा है। कहीं पर आपको इस तरह का संकेत मिला हुआ है कि सर्कल बना हुआ है, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बीच से डायमीटर के रूप में, तो इसका अर्थ क्या है, आगे जाना निषिद्ध है, यू टर्न निषिद्ध है, दायां मोड़ है, बायां मोड़ है। क्या है इसका मतलब, कि अगर आप जा रहे हैं और आपको वो इंडिकेट कर दिया गया है, ये कट कर दिया गया है, इसका मतलब आगे जाना निषिद्ध है। इस संकेत का अर्थ क्या है, बायां मोड़ निषिद्ध, दायां मोड़ निषिद्ध, सीधे जाएं, यू टर्न लें। यहाँ पर क्या है, ये एरो बाएं आपके लेफ्ट लेफ्ट की तरफ टर्न करवा रहा है, और लेफ्ट की तरफ ये क्रॉस कर दिया गया तो इसका मतलब ये बायां मोड़ निषिद्ध हो गया। अगर इसी प्रकार यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाए और ये इस तरह से कट हो, तो ये आपका क्या हो गया, दायां मोड़ निषिद्ध हो गया। क्लियर, लीजिए ये आ गया आपका दायां मोड़ निषिद्ध। इस संकेत ऑलरेडी आ गया, ये ओवरटेकिंग की अनुमति है। तो इस प्रकार देखेंगे कि आज हम लोगों ने आपके साथ ये टेस्ट सेट 1 को हमने डिस्कस किया है, जो आपके रेयांस पब्लिकेशन बुक्स में अगर आप लोगों के पास ये बुक होगी, और इस बुक को आप लोग जरूर परचेज करें। इस बुक में जो है क्वेश्चन का कलेक्शन एग्जाम के एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से उसी लेवल का रखा गया है, जहां पर आपको रियल एग्जाम का टेम्परामेंट फील होगा। और लगातार इस बुक के साथ प्रैक्टिस करें, बार बार रिवाइज करें, और अपने सोर्स को, अपने कंटेंट को इनरिच करते चलें, क्योंकि इस बार आपका सपना जो पूरा होने वाला है, अगर इस बार आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी और जज्बा दिखा लेंगे, थोड़ा सा और प्रयास को बेहतर कर लेंगे, थोड़ा सा मेहनत और कर लेंगे, हर ये प्रयास आपका थोड़ा थोड़ा करते हुए फाइनली आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। तो उसी उम्मीद के साथ लगातार अपने मेहनत को बढ़ाते रहिए, और हमारे साथ इस रेयांस पब्लिकेशन के बुक को वहां से इस टेस्ट के डिस्कशन को लेकर के आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।